अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने एक जिम्मेदार घराने में जन्म लिया जहां मर्द की बादशाहत होती है और औरत को हर मामले में घर के मर्दों की ताबेदारी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। औरत का ताबेदार होना अच्छी बात है, इसी बायस घर बसते हैं, मगर कुछ हुकूक ऐसे होते हैं अगर तलब ना किया जाए तो इंसान बेमौत मर जाता है। जब औरत को इंसान ही ना समझा जाए तब हकूक की बात कहाँ रह जाती है। अगर कोई ऐसी बात करे तो वो बागी और मुजरम कहलाता है। हमारे खानदान में भी कुली हुक्मरानी मर्द की थी, औरत को महकूम जानते थे। खुद मेरे वाले साहब की मिसाल मेरे सामने थी। वो रुपया अपनी अयाशी पर बेदरेग खर्च करते थे। उनसे कोई हिसाब लेने वाला न था, किसी की मजाल न थी उनसे पूछे ये आप क्या कर रहे हैं। मेरे वाले साहब शराब नोशी भी करते थे। उनकी इस तर्ज जिंदगी ने हमारी जिंदगियों में जहर भर दिया था। हमारी माँ की छोटी सी जन्नत वालिद की वजह से दोज़ख बन गई थी और हम बच्चों का सुकून बर्बाद रहने लगा। मुझे अपने वालिद से नफरत हो गई क्योंकि वो शराब के नशे में अम्मी पर हाथ उठाते थे और अक्सर उनको ज़दोकोब करते थे। घर का माहौल पुरसकून ना हो तो बच्चों की ज़िंदगी तो अजीरन हो जाती है। हम बहनें पढ़ाई में पीछे रह गईं, इसी वजह से अम्मी ने 2 बड़ी बहनों की जल्द शादी कर दी। अब मेरी बारी थी। सोचा करती थी जब मैं अपने घर जाऊंगी तो घर को जन्नत नमूना बना दूंगी। दुआ करती थी कि शौहर ऐसा मिले जिसकी अब्बू जैसी आदतें ना हों। इसी उम्मीद पर सुनहरे ख्वाब बुने थे। लेकिन जब वालिद साहब ने हुक्म सादिर कर दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी भाई के बेटे नुमान से करूंगा तो अम्मी के पैरों तले से तो ज़मीन निकल गई, क्योंकि नुमान ने भी उसी माहौल में परवरिश पाई थी जिस माहौल में अब्बू और चचा जान ने। अम्मी ने मामू से बात की। उन्होंने अब्बू को समझाया कि नुमान के साथ तुम्हारी बेटी खुश नहीं रहेगी, बेहतर है कोई और अच्छा रिश्ता देख लो। मगर अब्बू ना माने। उन्होंने इस बात को भी अना का मसला बना लिया। यूँ मेरी शादी फिर नुमान से हो गई। नुमान अच्छे थे, मोहब्बत भी जतलाते थे। शुरू में हमारी खूब बनी। मैं खुश थी कि अल्लाह ने करम कर दिया। शायद इनके बारे में मैंने गलत सुना था। मैंने बज़ाहिर कोई बुरी आदत ना देखी उनमें। अम्मी भी बहुत पुरसुकून हो गई। रफ्ता रफ्ता मामलात खुलने लगे। पता चला कि वो हर माह खासी रकम किसी सोनिया नामी एक औरत को भिजवाते हैं। मुझे कुरेद लग गई कि सोनिया कौन है और मेरे शौहर का उस औरत से क्या ताल्लुक़ है। ये क्यों इतनी रकम हर माह बाकायदगी से उसको भिजवाते हैं। कई बार नुमान से पूछा, उन्होंने टाल मटोल से काम लिया। मुझे शक था कहीं ये उनकी दूसरी बीवी ना हो। शायद ख़ानदानी मजबूरियों के बायस उन्होंने छुपकर शादी कर ली हो और उस औरत को सामने लाने से इज्तनाब बरत रहे हूँ। जब किसी तरह इस पुरअसरार शख्सियत का मुझे खोज ना मिला तो मैंने एक अपने पुराने वफादार नौकर का सहारा लिया। ये मेरे वालिद की उम्र के थे और हम उनको चचा अनवर कहते थे। ये हमारे जद्दी पुश्ती खिदमतगार थे। चचा अनवर ने पहले तो मेरी ना सुनी, मगर बहुत रोने धोने और मिन्नत समाजत की वजह से वो बिलाखिर मोम हुए और उन्होंने कुछ दिनों की खोज के बाद बताया कि सोनिया नामी औरत का ताल्लुक बाज़ार हुसन से है। उसकी उम्र 22 साल है। 2 साल की उसकी बेटी है। सोनिया का दावा है कि ये बेटी नुमान की है। इसी बायस छोटे साहब इस औरत को माकूल रकम हर माह अदा करते हैं ताकि वो बेटी के अखराजात पूरे करे और सोनिया किसी और शख्स के पास ना जाए। सोनिया को उन्होंने रकम के एवज पाबंद किया हुआ है। मैं समझ गई कि सोनिया मेरे शौहर की रखेल है और इसी वजह से हर माह बाकायदगी से खर्चा लेती है। नुमान ने उससे निकाह नहीं किया था कि उस बाजार की औरत को बीवी बनाकर घर नहीं ला सकते थे, लेकिन बेटी की वजह से नाता रखा हुआ था। एक दिन मैंने उनका फ़ोन सुना। वो सोनिया से बात कर रहे थे। उनको खबर न थी कि मैं उनकी पुश्त की तरफ खड़ी हूँ। जब फ़ोन बंद हुआ तो मैंने कहा कि मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली है। आप एक बाजारी औरत की जुल्फ़ों के असीर हैं और वो दावेदार है कि आप उसकी बेटी के बाप हैं। इसी वजह से आप उसको खर्चा अदा करते हैं। अगर ऐसा भी है तो फिर तुम्हें इस मामले से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। यह मेरा अपना ज़ाती मामला है, इसमें मैं किसी की भी मदाखलत पसंद नहीं करता। तुम्हारे अखराजात और आराम और राहत में मैंने कभी कमी नहीं आने दी। फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं एक नहीं 100 औरतें रखूं, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
ये अजीब मंतक थी, मगर मेरे लिए अजीब ना थी कि जिस तबके से हमारा ताल्लुक था वहाँ तो ऐसी बातों की गुंजाइश होती थी। ताहम मैंने कहा कि आपने बेटी किस माहौल में पैदा की और उसको किस माहौल में रखा हुआ है? क्या सोचा है उसके बारे में कि उसकी नानी मामू किस जगह से ताल्लुक रखते होंगे? खुदारा होश करें और बच्ची को घर ले आएं। बच्ची को घर लाया तो उसकी माँ को भी साथ लाना पड़ेगा। क्या तुम सौतन गवारा कर लोगी? सौतन तो वो अब भी है, बल्कि सौतन से ज्यादा ही है, मगर अपनी बच्ची की सोचिए कि वहां पले बढ़ेगी तो क्या बनेगी। मेरा ये कहना था कि उनका चेहरा तो सुर्ख हो गया और वो गुस्से में आपे से बाहर हो गए। कुछ सोचे समझे बगैर उन्होंने मेरे मुंह पर खींच कर तमाचा रसीद कर दिया, इस कदर ताकत से कि मेरा चेहरा घूम गया और मैं जमीन पर गिर गई। मैं रोने लगी, मगर वो मेरे रोने की परवाह किए बगैर ये कहकर चले गए कि आइंदा कभी इस मौजू पर मुझसे मत उलझना, वरना मैं तुमको मैके भेज दूंगा। वो चले गए। मैं देर तक रोती और सिसकती रही। मैंने कुछ गलत ना कहा था, जाने क्यों उनको ये सब इस कदर गलत लगा। उस रोज वो गए तो 2 दिन घर ना लौटे। तीसरे दिन रात को आए, मगर अपने हाल में न थे। शराब पिए हुए थे, लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चले गए। मैंने सिर्फ 6 माह खुशियों भरे दिन गुजारे और फिर सोनिया की खबरें सुन ली। अब 3 दिन बाद घर आए तो मैं बेकरार होकर कमरे में गई। वो औंधे मुंह बिस्तर पर गिरे हुए थे, गोया जिस चीज ने मेरी माँ का घर तबाह किया वही शौक उनके भी थे। उस रात मैं कुछ पूछ न सकी, वो होश में न थे। अगले रोज जब नशा उतर गया मैंने 2 टोक बात की, सोनिया या मैं, दोनों में से किसी एक का इंतखाब आपको करना होगा। मैं आपको उस तवाइफ ज़ादी पर यूं दौलत लौटाने की इजाज़त नहीं दे सकती। तुम कौन होती हो मुझे इजाज़त देने वाली? जो मेरा जी चाहेगा करूँगा। ये रकम मैं सोनिया को तोहफे के तौर पर नहीं देता, अपनी बच्ची की अखराजात की खातिर अदा करता हूँ। ये हमारा मुआहदा है कि मैं 11 बरस तक खर्चा दूंगा और जब मेरी बेटी 11 बरस की हो जाएगी वो उसको मेरे सुपुर्द कर देगी। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जब बच्ची 11 बरस की हो जाए ना तो फिर वो उसको अपने धंधे पर लगा देगी। उस बाजार से जवान बच्चियां कभी लौटी हैं? क्या अजीब कहानी है आपकी भी। आप उस औरत को अपना नहीं सकते, मगर उससे औलाद पैदा कर ली। मेरे लबों से ये अल्फाज निकले ही थे कि एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा और मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। वो मुझे गालियां बकते घर से चले गए। मैं सोफे पर बैठी रो रही थी कि चाचा अनवर आ गए। बोले, बेटी कुछ अकल से काम लो, इसीलिए तुमको ना बताना चाहता था कि बेसुकून हो जाओगी। चाचा, मेरी माँ ने ऐसी बातों पर सब्र किया, उनको क्या मिला जो अब मुझे सब्र का अजर मिल जाएगा? अब उन्हें सोनिया को छोड़ना ही होगा या फिर मैं नहीं रहूंगी। ऐसी बातें नहीं करते बेटी। अगर आज सोनिया ना रही कोई दूसरी औरत उसकी जगह ले लेगी। तुम्हारी इज्जत इसी में है कि छोटे साहब के मुंह मत लगो। इज्जत और शराफत से सब्र के साथ अपनी जिंदगी बसर करो, जैसा कि तुम्हारे खानदानी खवातीन का शेवा है। चाचा अनवर देर तक समझाते रहे। 2 रोज बाद नौमान घर आए। चेहरा सूजा हुआ था, रंगत जर्द थी। लगता था जहां भी थे मुसलसल शराब नोशी करते रहे थे। उस वक्त कुछ ना कहा मैंने। दोपहर को खाने की मेज पर जब हम आमने सामने बैठे थे, दबे लफ्जों में मैं मुखातिब हुई। देखो नौमान, इतनी शराब नोशी अच्छी नहीं, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मेरे अब्बू का हाल सामने है आपके। अब्बू बीमार पड़े हैं इसी वजह से। वो चुप रहे। मेरी हिम्मत बढ़ी, इसरार करने लगी। वादा करें कि आप अब नहीं पिएंगे? हाँ ठीक है, नहीं पीऊँगा अब कुछ खाने को दो। तो मैंने खाना लगवा दिया। थोड़ा सा खाया, फिर जाके अपने कमरे में लेट गए। शाम तक सोते रहे। मगरिब के बाद बेदार हुए। सोचा पूछूं रात को क्या खाएंगे। जो ही कमरे में झांका, नागवार सी बू मेरे नथनों में आई और मुझे चक्कर आ गए। दुआ मांगने लगी, मेरे अल्लाह, मेरे माबूद, नुमान से इस बुरी शय का पीछा छुड़वा दे, ये हमें बर्बाद करके रख देगी। दौड़ कर गई, शराब की बोतल उनके हाथ से ले ली। आपने फिर इस बुरी शय को हाथ लगाया? आपने तो वादा किया था ना कि। हाँ लगाया, ये बहुत अच्छी है, जिंदगी की तलखियां भुलाती है। फौरन बोतल मेरे हाथ से छीन ली। मेरा तो दिल जख्मी हो गया, मरने जैसी कैफियत से गुजर रही थी। मैंने दोबारा बोतल खींचकर वॉश बेसिन में उलट दी। इस पर नौमान गजबनाक होकर मुझ पर झपटे। उफ मेरे खुदाया, मेरे साथ तो वही हो रहा था जो मेरे वालिद
और वालिदा के माबैन होता था। और फिर हम बच्चियां सुनकर रोने लगती थीं तो गोया मेरी जिंदगी भी दोज़ख का नमूना होने जा रही थी। रात भर रोती रही, जागती रही। सुबह ना चाहते हुए भी नाश्ता तैयार करवाया और जब टेबल पर लगा दिया तो नुमान आ गए। बहुत आहिस्तगी से कहा, सुनो, तुम किसी बात पर मुझसे ना उलझा करो, मेरे मामलात में ना बोला करो, वरना हमारी जिंदगी खराब रहेगी। मैं चुप रही। अब बोलना बेकार था। नुमान ने बेदिली से थोड़ा सा नाश्ता किया, फिर वो तैयार होकर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने आईने में अपनी झलक देखी। लिबास मैला मैला था और बाल उलझे हुए थे। मुझे अपनी सूरत अच्छी न लगी। सोचा कि नहा धोकर कपड़े बदल लूं, शायद इस तरह तबीयत बहाल हो जाए। इतने में मुलाजमा ने आकर कहा कि कोई औरत आई है। कौन है? पता नहीं बीबी, अपना नाम नहीं बताती, साथ एक छोटी सी बच्ची भी है। बच्ची है? बच्ची का सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए। अंदर ले आओ। पुरकशिश लंबे कद की औरत थी, साथ चमकती आंखों वाली बच्ची भी। मुझको तो उसकी आंखों में नुमान की आंखें दिखाई दी। दिल धड़कने लगा। तो क्या यही है वो बच्ची? फूल जैसी बच्ची मुझे हैरत से देख रही थी। औरत का चेहरा थका थका सा था। कहने लगी, आप बुरा ना मनाएं तो इस बच्ची को इसका कमरा दिखा दें। मैंने इसका छोटा सा सूटकेस उठाया और बच्ची की उंगली पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई। फिर उसकी माँ मुझसे बोली, शुक्रिया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? उस नन्ही सी परी ने अपनी माँ से पूछा। बेटी, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि यहाँ तुम्हारे पापा होंगे, वो अभी आते होंगे, तब तक इनके पास रहोगी। औरत ने मेरी तरफ इशारा किया। क्या तुम सोनिया हो? मुझे कहना ही पड़ा। हाँ, मैं सोनिया ही हूँ। इसके पापा से बात हो गई है, वो इसे अपने माहौल में रखना चाहते हैं। फिर उसने बेटी को चूमा और हाथ में लाया। मैंने किसी किस्म के जज्बात का इजहार किए बगैर उसको रुखसत कर दिया। रात को नुमान घर आए तो अपनी बेटी को देखकर हैरान रह गए। गोया उसने मेरी बात मान ही ली। उन्होंने जेरे लब कहा, अच्छा हुआ, मुझे एक बहुत बड़ी टेंशन से निजात मिल गई है। अब तो मैं शराब छोड़ दूंगा। उन्होंने बेटी को उठाकर सीने से लगाया। मुझे तो रोना आ रहा था कि वो सचमुच अपनी बेटी को इतना चाहते थे। सोचा कि कितनी मुश्किल मुझ पर आ पड़ी है। मैं सोनिया की वजह से तो नुमान से लड़ सकती थी, मगर इस छोटी सी बच्ची की वजह से नहीं, जिसने अपने बाप की सी सूरत पाई थी। अब मेरे पास तो कोई कारगर नुस्खा ना था। खाने के दौरान जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती रही, मगर लगता था जैसे मेरी मौजूदगी नुमान पर एक बोझ है। वो आंखों ही आंखों में बेटी को चूम रहा था, उसे अपने हाथों से खिला रहा था। जब वो सो गई तो पूछा, क्या कहा था उसकी माँ ने? मुझे नहीं मालूम, मुख्तसर सन मैंने जवाब दिया, क्योंकि वो वाकई कुछ नहीं कहकर गई थी। अब रोज सोनिया का फोन आता, वो अपनी बेटी को समझाती कि पापा के पास खुश रहना, मैं अस्पताल में हूँ, नहीं आ सकती, जब ठीक हो जाऊंगी तो आ जाऊंगी। ऐसी बातें सुनकर तो बच्ची मुरझा जाती। तब मेरे दिल की कोई शय टूटने लगती थी। बेइख्तियार उसको अपने गले से लगा लेती और भींच कर प्यार करती। इस तरह हम दोनों ही को सुकून मिल जाता था। मैंने उस बच्ची को खुश रखने में कोई कसर न छोड़ी और फिर वो मुझसे इस कदर मानूस हो गई कि एक मिनट भी मेरे बगैर नहीं रहती थी। एक रोज़ मैं बाजार गई तो मैंने वहाँ सोनिया को देखा। वो एक शॉपिंग सेंटर पर ख़रीदारी कर रही थी। मैं तो हैरान रह गई कि कुछ देर पहले उसने बेटी को कहा था कि मैं बीमार हूँ, इसलिए नहीं आ सकती, और अब वो यहाँ शॉपिंग करती फिर रही है। मैंने उसको आवाज़ दी। उसने घूमकर मेरी तरफ देखा और फिर भीड़ में आगे बढ़ गई। मुझसे ये तक ना पूछा कि मेरी बेटी कैसी है। वो मुझे याद तो नहीं करती, लेकिन उसके चेहरे पर कर्ब की एक लहर उभरी थी जो इस हकीकत की निशानदही करती थी कि वो भी अपनी बेटी से बिछड़कर दुखी है। वो मुझसे आंखें चुरा गई। तब मैंने सोचा, ये कैसी है, कोई औलाद जैसी कीमती शय को भी भूलता है क्या? एक दिन नुमान ने मुझसे कहा, एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं तुम्हारे कहने की वजह से ही इस बच्ची को इस माहौल से ले आया हूँ। हालांकि ये अभी छोटी है, इसे माँ की अशद ज़रूरत है। तुम भी इसकी माँ ही हो ना? ठीक है, तुम भी माँ हो, मगर इस माँ को भी अपनी बेटी की बहुत याद सताती है। क्या हम इससे बेटी को मिला दें थोड़ी देर के लिए? वो जैसे मिन्नत समाजत कर रही हूँ। दिल पर पत्थर रखकर मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। मगर ऐसा कहते हुए मेरा दिल डूबने लगा और मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। शाम को हम उस बच्ची को उसकी माँ से मिलाने एक पार्क में ले गए। वहाँ सोनिया आ गई।
बच्ची ने उसे दूर से पहचान लिया, दौड़ती हुई उसकी तरफ गई। मैं जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। वो तीनों तो एक कुनबे की तरह आपस में जुड़े हुए लग रहे थे। दोनों बच्ची को वालेहाना चाहते हैं तो फिर इस कदर जुदाई क्यों? ये एक सवालिया निशान था मेरे लिए। मेरा दिल रो रहा था और वो हंस रहे थे, जैसे वो एक हूं और मैं कोई गैर। जब सोनिया बेटी से मिलकर चली गई तो हम भी घर आ गए। मैं बहुत डिस्टर्ब थी। आते ही सवाल किया, नोमान, तो अब आपका मेरे बारे में क्या इरादा है? क्या मतलब? यही कि तुम सोनिया को चाहते हो तो उसको अपना लो ना, इसी बच्ची की खातिर, और मैं चली जाती हूँ। क्या पागल हो गई हो? उसने गुस्से से कहा। सोनिया से शादी एक फजूल बात है। इसके बाद मेरी और नमान के बीच एक सर्द जंग का आगाज हो गया। तभी उन्होंने सोनिया को मना कर दिया कि वो बच्ची को उससे मिलाने नहीं लाएंगे। इस तरह बच्ची और हम सब डिस्टर्ब होते हैं। वो अब अपनी बच्ची को भूल जाने की कोशिश करे ताकि बच्ची भी अब उसको भुलाकर मुझको माँ समझ ले। एक रोज सोनिया का फोन आया। बोली, खुदा के लिए मुझसे इतनी नफरत मत करो। मुझे अपनी बेटी बहुत अजीज है, मगर मैं बच्ची को खुद से जुदा रखने पर मजबूर हूँ। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हें? डॉक्टर ने कहा है कि मुझे एड्स लाहक है। ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुम ही ने मेरी बेटी की परवरिश करनी है। अब तुम ही इसकी माँ हो। नुमान ने तो इसे मुझसे बुरे माहौल से बचाव की खातिर दूर किया था, मगर दूसरी हकीकत अब सामने आई है। ये सुनकर दुख हुआ, मगर एक बोझ भी मेरे दिल से उतर गया कि जैसे इस बच्ची ने आज ही मेरी कोख से जन्म लिया हो। इसके बाद सोनिया का कोई फोन नहीं आया। वो अपनी बेटी से मिलने भी कभी नहीं आई और ना ही नुमान ने उसका जिक्र किया। मुझे मालूम था कि वो अब भी रकम उसे भिजवाते हैं। खुदा ने मुझे भी औलाद की नेमत से ना नवाजा था। बहुत इलाज कराए तब पता चला कि मैं बांझ हूँ, कभी माँ नहीं बन सकती। शायद मैं माँ कभी इसलिए नहीं बन सकती थी क्योंकि उस तवाइफ की बच्ची ने ही मेरी ममता की प्यास बुझानी थी। वक्त के साथ साथ वो अपनी हकीकी माँ को भूल गई और मैं ही अब उसकी माँ थी। जब वो बच्ची 12 साल की थी तो एक रोज़ नुमान ने मुझे बताया कि सोनिया का इंतकाल हो गया है। वो एक खैराती अस्पताल में थी। मुझे दुख तो बहुत हुआ और सुकून भी मिला कि एक दुखी औरत का इस दुनिया से नाता टूट गया था, जो बहुत संगदिल दुनिया थी। आज वो बच्ची मेरी बेटी, मेरी उम्मीदों का मरकज़ और आंखों की ठंडक है। अब वही मेरा सब कुछ है। उस घर में रौनक उसी के दम से है। सोचती हूँ ये मासूम फरिश्ता सी बच्ची अगर माँ के साथ कोठे पर रह जाती और हम इसे ना अपनाते तो तब इसका हाल भी शायद सोनिया जैसा ही होता। सद शुक्र कि मैंने इसको अपना लिया था। उस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं था। खुदारा लड़कों और लड़कियों से गुजारिश है, किसी गलत राह पर ना चलें, ना अपनी दुनिया बर्बाद करें और ना आखिरत। अल्लाह से दुआ है मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे और सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे, किसी को कोई दुख ना हो, आमीन। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।